ओके, ऑलराइट जी। बेसिकली जो है वो हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था एंड टुवर्ड्स दोस कंपोनेंट्स जो है वो कंपोनेंट्स से मैं आगे चलो। कंपोनेंट्स क्या थी? एसेट्स, लायबिलिटीज। हमने इनको डिवाइड किया था, ऑल दोज जो आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमने उनको डिवाइड किया था, इफ यू रिमेंबर, इनटू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी बहुत बेसिस फॉर्म करती हैं, ठीक है। जिसमें से एक आपकी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और इसको अब नया नेम जो है वो इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है जी। आपने ये नाम याद रखना है, इस नाम से ही आपको टेस्ट होगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, उसके अलावा जी आपके पास बैलेंस शीट आ जाती है, जिसको कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, अब इसमें हमने डिवाइड किया था एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को, विच इज कैपिटल। ओनर्स इक्विटी को डिवाइड किया था, जो कि आपका कैपिटल है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं, सॉरी, अब आप आ जाएं इधर से जो है वो आपको मुस्तफा आवाज आ रही है? ओके ओके, गुड। अच्छा जी, तो अब इधर से जो है वो आपको इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को मैंने आपको बताया था कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस कंप्राइज ऑफ जो है ना वो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाला जो पार्ट होता है। इनकम्स में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और नट शेल पे हमारे पास जो है ना प्रॉफिट आ जाता है और लॉस आ जाता है, जो भी आपका जो है वो चीज होती है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, बात यहाँ से आगे कंटिन्यू करनी है, और ये तो छोटी सी वो रिवीजन वाला पार्ट था। बात यहाँ से कंटिन्यू इस तरह करनी है कि देखो, जब ये आपने चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया कि यार हमने इनको जो है वो इन दो ब्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिवाइड करना है। मेरा मकसद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू लेकर चलना इसलिए है कि आपको थोड़ा सा ये रियलाइज हो जाए कि हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, जरा सुनिएगा, हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं उसका अल्टीमेट एंड हर ट्रांजैक्शन का क्या है? वो ये है कि उनका इफेक्ट देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इफेक्ट क्या जा रहा है। दैट इज इट गाइस, ठीक है। इन वन सेंटेंस अगर अकाउंटिंग का नटशेल देखना है तो वो ये है कि जी आपने अगर कोई इनकम्स की हैं तो वो कहाँ पे जा रही हैं और उसके क्या इफेक्ट जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस बियर किए तो देखो कि उनका रिलेशनशिप आपस में क्या था और आपको क्या मिल रहा है। इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस किया और आपके जो है वो क्या आया, प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया। नटशेल क्या है, अल्टीमेट एंड कहां था उनका? रेस्टिंग प्लेस जो है वो हर ट्रांजैक्शन के एलिमेंट की कहीं ना कहीं होगी, और वो वन ऑफ दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी। ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहा हूं, अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरफ नहीं जा रहा, अभी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा रहा, उसमें कुछ और स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, ठीक है। बट वो जब मैं वहां पे जाऊंगा तो बता दूंगा। बट हर किसी में, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये दो बेसिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर बनेंगी, विच इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एंड योर बैलेंस शीट विच इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब ये समझ आ गया कि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। अब मैं ये समझाना चाह रहा था कि अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस की होगी वो इसलिए हो रही है कि हमने अल्टीमेट इफेक्ट इनका देखना है। अच्छा, अब आप आ जाए, हमने कहा जी कि वो अकाउंटिंग साइकिल वाली तरफ, मैं अब उसको चीजों को रिपीट नहीं कर रहा कि आपने ट्रांजैक्शन को देख लिया कि ट्रांजैक्शन क्या है। उस ट्रांजैक्शन को देखने के बाद आपने आना है टूवर्ड्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द फेज। अब जाहिर अगर ट्रांजैक्शन का पता लग गया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी तो करनी है ना। रिकॉर्डिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। जब आप बात करते हैं ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की तो आप कहते हैं कि रिकॉर्डिंग जो है वो हमने करनी है कहाँ पे? कुछ बुक्स में हमने रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है जी। इनको हम जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह देते हैं। ओके, मैं बुक्स की तरफ बाद में आऊंगा, मैं सिर्फ अभी रिकॉर्डिंग वाले फेज पे आ रहा हूँ कि जी रिकॉर्डिंग करनी है तो कैसे करनी है। अच्छा, हमने बात की थी जब हम ये एसेट लायबिलिटीज और इनको जब कर रहे थे, इनका रिलेशनशिप आपस में फाइंड कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि दे इंटर रिलेट विद ईच अदर थ्रू एन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। हर चीज एक इक्वेशन से ही रिलेट होती है, इसीलिए हमने इसको भी एक अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम दे दिया हुआ है, ठीक है जी। एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इसको आप रीअरेंज जो है वो कर सकते हैं। ओनर्स इक्विटी आपकी यहाँ पे आ जाती है। अच्छा जी, मैंने समझाने का मकसद इसको लिखा इसलिए है आज दोबारा कि हमारा जो इफेक्ट होता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, और ये एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का, वो हम देख रहे होते हैं थ्रू इंक्रीज या डिक्रीज। आई रिपीट, हमने सबसे पहले, मैं एक बल्कि नए बोर्ड पे आपको ये बता दूं, हम सबसे पहले जब अब इनको लिस्ट करते हैं ना कि यार ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसके अंडर हमने जो है वो अकाउंटिंग की सारी जो आपकी
ट्रांजैक्शंस हैं उनका इफेक्ट जो है वो हमने इनमें लेना है, इन ब्रॉड कैटेगरीज में। तो हम इसकी बात करते हैं जी ओनर्स इक्विटी, तो उसके बाद जो है वो ड्राइंग्स। अच्छा, अब इनको हम जब देख रहे होते हैं ना कि इनका बेसिकली जो है वो इफेक्ट क्या आ रहा है, तो वो इफेक्ट हम देख रहे होते हैं इंक्रीज या डिक्रीज से। फॉर एग्जांपल छोटी सी, परचेज, मिस्टर ए परचेज लैंड, ठीक है, फॉर जितनी भी अमाउंट आप कर लें XYZ एंड जो है ना पेइंग इन कैश। अच्छा, अब एसेट हमारे लिए लैंड है, वो एसेट है, इंक्रीज हो गया। हम देखते हैं कि यार उसका इफेक्ट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या पड़ रहा है, हमारी नेट वर्थ पर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि नेट वर्थ पर वो हम देखते हैं थ्रू इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, थ्रू इंक्रीज या डिक्रीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कोई ट्रांजैक्शन में एसेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा, अब जब आप, और हर किसी में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, ठीक है जी, जाहिर है एसेट्स एट द सेम टाइम इंक्रीज। अब जैसे मैंने कहा कि लैंड परचेज किया और पैसे दिए, अब लैंड इन इटसेल्फ इज एन एसेट, वो इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया, वो डेबिट को मैं बाद बता दूं, वो इंक्रीज हो गया, और आपने कैश जो है वो आपका डिक्रीज हो गया क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ओके। अच्छा जी, हैविंग सेड दैट, ये आपने सबसे पहले इंक्रीज डिक्रीज को जज करना है कि यार क्या हो रहा है इसमें। सिमिलरली हर अकाउंट के लिए आपने देखना है कि यार आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, एज जो है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन, ओके। हैविंग सेड दैट, जब आपने इंक्रीज डिक्रीज को देख लेना ना, तो फिर आपने देखना है कि क्या ये इंक्रीज और डिक्रीज अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आई रिपीट, ये इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज तो अकाउंटिंग नहीं है ना। इंक्रीज डिक्रीज तो ये है कि जी कोई चीज अगर आपके पास आ रही है और वो ज्यादा हो रही है तो आप कहते हैं जी इंक्रीज हो गया। मेरे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, मैं कहता हूं मेरे पैसे बढ़ गए, मेरे पैसे इंक्रीज कर गए। लेकिन क्या ये इंक्रीज करना, ये तो एक सिंपल इंग्लिश का फ्रेज है, ये कहना कि जी माय एसेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड, ठीक है। लेकिन आर यू लाइक सेइंग कि इसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, वो एक टेक्निकल चीज है जो कि हमने अंडरस्टैंड करनी है, एंड दैट इज डन थ्रू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है जी। उसको हम कहते हैं कि डबल एंट्री। अब बात समझ, मेरी बात सबको समझ आई है? सिंपल आसान लैंग्वेज में इंक्रीज डिक्रीज को किसी भी अकाउंट का, उसको अगर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में अगर एक्सप्रेस करना हो तो हाउ कैन यू डू दैट? वो आपके पास जो अवेलेबल लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये आपकी जो है वो एग्जैक्ट जो बेसिक चीज है ना, ये है अकाउंटिंग वाली चीज यहां पर आ जाती है। उससे पहले तो बात करना कि नहीं मेरे इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए, मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, ये सारी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन बोलने के लिए आपकी समझ आ सकती है, लेकिन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि ये सिर्फ इंक्रीज कर गया और डिक्रीज कर गया। मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज आप अकाउंटिंग की टर्म, अगर मैंने सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज लिख रहा हूं तो फिर तो मैं इंग्लिश में जो है वो इस चीज को लिख सकता हूं। ये चीज अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग क्या है? इनका जो अल्टीमेट इफेक्ट देखना है ना इंक्रीज डिक्रीज का, कि वो क्या हो रहा है, उसकी हम एक लैंग्वेज, उसके लिए आप देखो ना, हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज है और हर सब्जेक्ट इज अ लैंग्वेज, ठीक है। आप उर्दू की बात करें, उसकी अपनी जो है वो हर चीज है, ठीक है, जो आप कह लो। और फिर इंग्लिश की बात करते हो तो उसमें अपनी ग्रामर है, उसकी अपनी चीजें हैं। मैथ्स की बात करते हो तो वो डिफरेंट चीज है। सिमिलरली अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। तो अकाउंटिंग की सबसे आसान डेफिनेशन में ये भी चीज आ जाती है कि इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज। तो अब बिजनेस लैंग्वेज में उसको बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में एक्सप्रेस करना हमारे लिए जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब वही हम देखने जा रहे हैं और ये ही थ्रू आउट योर अकाउंटिंग चलता रहेगा। ये जो आपकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आपकी टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट हैं, और वो है कि जी क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है। दो बेसिक टर्म्स आपकी यूज होती हैं अकाउंटिंग में, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। ये क्या चीजें हैं ये मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया हुआ है कि दीज आर जस्ट नेम्स ऑफ टू एंट्रीज, दैट इज इट। दो एंट्रीज का नाम है, एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट। कौन सी चीज कब होगी ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। काफी लोगों ने बुक में, आप पढ़ेंगे ना कई बुक्स में, तो आपको लिखा हुआ है कि जी रिसीवर जो है वो आपका द अकाउंट विच इज ऑन द रिसीविंग एंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है, आई डोंट रूल दैट आउट, मैं उसको, लेकिन मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव भी बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा करता हूँ, आई डिग डीपर, और मैं ये कहता हूँ कि यार इस चीज को इस तरह रेट ना करें।
ये एक बड़ी जनरल सी ना हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे दी हुई है कि अकाउंट, दैट अकाउंट विच इज ऑन द रिसीविंग एंड, दैट अकाउंट विच इज ऑन द रिसीविंग एंड, या जिसको रिसीवर भी कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी ये अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। नॉट नेसेसरली, लेकिन आपको अगर झटका तरीका चाहिए और आसान तरीके से अगर आपने इसको याद रखना है तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर किसी को किसी एंट्री में कंफ्यूजन हो रही है और ये नहीं समझ आ रहा और आप उसमें मतलब यू नॉट एबल टू रीजन, और आप लॉजिकली रीजन नहीं कर पा रहे कि यार कौन से अकाउंट को डेबिट करूं, तो आप उसमें देखो कि वो वाला अकाउंट जो रिसीविंग एंड पे है, और जो अकाउंट आपका गिविंग एंड पे होता है, जो अकाउंट आपका गिविंग एंड पे होता है वो हमेशा आपका जो है वो क्रेडिट हो रहा होता है। लोग यूजुअली इसको ऐसे स्टेट कर देते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि होली एंड सोलली इस पर बैंक नहीं करना, ठीक है। आई रिपीट, डू नॉट बैंक ऑन दीज टू स्टेटमेंट्स, होली एंड सोलली। लेकिन अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो जाए ना और अगर ये अप्लाई कर दो तो ये मोस्ट केसेस में आपको हेल्प आउट कर जाएगा। इट्स अ शॉर्टकट इन अ वे आउट ऑफ गेटिंग समथिंग, ठीक है। बट आई रादर डिग डीपर, और मैं आपको कहूंगा कॉन्सेप्ट, मेरे कॉन्सेप्ट पर चलो। मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं ऑफ टू एंट्रीज, हमें देखना है कि कौन सा इंक्रीज कर रहा है, कौन सा डिक्रीज कर रहा है, और उसके इंक्रीज का इफेक्ट क्या हो रहा है। ओके जी, अब मैं आ रहा हूं टुवर्ड्स इंक्रीज एंड डिक्रीज का इफेक्ट। अगर एसेट इंक्रीज होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दिया था, चलो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ये मैं एसेट्स के लिए लिख रहा हूँ गाइस। अगर एसेट इंक्रीज होगा, या मुझे लाइबिलिटीज को थोड़ा नीचे लिखने दो, एक सेकंड देना, ये मैं जरा नीचे लिख देता हूँ। जी, तो एसेट्स को यहाँ से काट दो, नीचे लिख देते हैं, यहाँ से हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको करना। एसेट्स, ओके जी, फिर आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं, और फिर आपके पास एक्सपेंसेस हैं, फिर आपके पास कैपिटल है, और आपके पास इनकम्स रह गई हैं। इनकम्स को मैं कहीं यहाँ पे दरम्यान में लिख देता हूँ, सॉरी मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा हो रहा था, मैं इस वजह से लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए आप एसेट्स की अगर आप बात करते हैं तो एसेट्स गाइस अगर आपके इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे, ठीक है जी। डेबिट विद डीआर, आपको पता है ये क्या चीज़ होती है। और अगर वो डिक्रीज होंगे तो मैं यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज का गाइस थोड़ी सी वजह से लिख रहा हूँ स्पेस पे, तो ये होंगे क्रेडिट, ठीक है जी। ये इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट आ गया जी, ओके। अब ये क्या है जी, ये रूल ऑफ डबल एंट्री है, ये आज इसका रट्टा मारना है। ये दी ओनली थिंग मैं जो अकाउंटिंग में कहता हूँ ना, जिसका रट्टा मारना है वो ये चीज़ है, ठीक है। इसको क्रैम करो, इसको रट्टा मारो, इसको जिस मर्जी तरीके से याद रखो, ज्यादा अप्लाई करते जाओगे तो वो याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों को, आई नो कि आप लोगों को सबको ये चीज़ आती है, इसमें कोई आप लोगों के लिए वो है नई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, लाइबिलिटीज आपके एसेट्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। और अगर ये इंक्रीज करें, सॉरी ये डिक्रीज करेंगी तो डेबिट होंगी, और ये इंक्रीज करेंगी तो क्रेडिट होंगी, ठीक है जी। इसको इंक्रीज करने पर आप क्रेडिट करते हैं, ये इंक्रीज पर क्रेडिट और डिक्रीज पर आपका डेबिट। सिमिलरली अब मैं आता हूँ जी एक्सपेंसेस की तरफ, तो एक्सपेंसेस आपकी एसेट की ही नेचर के होते हैं। ये जब इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट हो जाते हैं, और ये जब डिक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं, ठीक है जी। ओके जी, हैविंग सेड दैट, उसके बाद आपके पास इनकम्स आ जाती हैं। इनकम्स आर इन लाइन विद लाइबिलिटीज, व्हेन दे डिक्रीज they are debited and when they increase they are credited. ओके, कैपिटल बिल्कुल इनकम की नेचर का है, डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ओके। ड्राइंग्स बिल्कुल एक्सपेंसेस की नेचर पे आती है, और आपकी ये इंक्रीज होने पर डेबिट होते हैं और ये डिक्रीज होने पर क्रेडिट होते हैं। तो आपने ये डबल एंट्री के रूल्स को, मेरे पास मैंने आपको नोट्स भी देने हैं इसके, अगर आप इसको अभी फॉर नाउ अपने थोड़े से जो है ना वो मैं कहूँगा कि अपने हैंड राइटिंग में ये नोट्स बना लो, बाकी मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो मैंने आपको स्पेशली लिख कर और वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में जो है ना वो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने बेसिक अकाउंटिंग पर एक नोट्स बनाए हुए हैं जी, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मुस्तफा। तो मैंने बेसिक अकाउंटिंग में नोट्स बनाए वो मैंने कंप्राइज किए हुए ऑफ ये 2-3 टॉपिक्स को मिलाकर, क्योंकि वो बेसिक का पार्ट बनते हैं, जिसमें डबल एंट्री, जिसमें बुक्स, क्योंकि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी रिकॉर्डिंग में आ जाती हैं, और जिसमें लेजर्स आ जाते हैं जो कि आपके टी अकाउंट्स हैं, ठीक है जी। तो मैंने बेसिकली जो है ना उस पर नोट्स बनाया हुआ, मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना बल्कि इस पर मैं अपलोड कर ही दूंगा, इसी वीक में कर दूंगा, ताकि आप उसको बेशक आगे वाले को भी गो थ्रू कर लो। ओके जी, उसके एंड पर कुछ नोट्स के एंड पर मैंने क्वेश्चंस जो है वो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उनको अगर आपको मिल जाए वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो क्वेश्चंस कौन से हैं? वो क्वेश्चंस वो हैं
जो कि आपको एट टाइम्स ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। रीजन, ऑनलाइन आपके पास जो ये पापा कैम्ब्रिज की जो वेबसाइट है या जो आपके ये 2-3 जो है ना वो आपकी वेबसाइट, आपको पता है कि पेपर्स एक्स पता नहीं कुछ ऐसे भी करके पेपर्स है, मुझे नहीं पता क्या वो, आप उसका याद नहीं मुझे। उसमें आपके पास जो पास पेपर्स अवेलेबल है ना गाइस, वो 7110 के जो मैं आपको बता रहा था विच इज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स के, वो आ रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2002 से ऑनवर्ड्स। ठीक है, 2002 से पुराना शायद 2002 तक है या 2002 से भी ज्यादा ऊपर वाले पेपर्स हैं, मुझे नहीं पता आपको, लेकिन उससे नीचे वाला कोई पेपर नहीं है। तो मैंने कुछ आपके क्वेश्चंस जो है ना वो इवन के आपके 90s के क्वेश्चंस मेरे पास नोट्स पे जो है ना एंड पर मैंने किए हुए, तो वो आपके लिए वो मटेरियल है जो नया होगा, वो आपने नहीं किया होगा कहीं कभी, क्योंकि वो ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ ऐसा इंशाल्लाह बैंक भी आपसे शेयर करूंगा जो कि आपके पास जो है ना वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगा, और हमें हमारे लिए वो प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा बेटर हो जाएगी। ऑलराइट जी, कमिंग टूवर्ड्स मुस्तफा, आपका थोड़ा सा कि रिविजन वाली जो बात थी, बात यह है मुस्तफा कि ये कुछ रूल्स हैं जिसको मैं लॉ भी कहता हूँ। ठीक है, मैं लॉ इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जो है वो यू कैन नॉट चेंज देम, नाइदर आई कुड चेंज देम, ठीक है, नो वन एल्स, ठीक है, कोई भी दुनिया का अकाउंटेंट, नो वन इज एवर जो है वो ट्राई टू चेंज देम, क्योंकि हमने हमेशा ये इसी तरह फॉलो किए हैं जिस तरह जब ये पहली दफा पब्लिश हुए थे। ठीक है, तो इन रूल्स को आपने इसी तरह याद रखना है। ठीक है, अभी हम उसको प्रैक्टिस के थ्रू भी प्रैक्टिस देखते हैं कि यार ये कैसे अप्लाई करना है। बट हैविंग सेड दैट, जब भी एसेट्स ने इंक्रीज होना है हम मुस्तफा, तो वो आपका जो है वो डेबिट होंगे। दिस इज व्हाट द रूल एंड द प्रिंसिपल सेज। ठीक है जी, और ऑपोजिट आप एक चीज को याद रख लेना, एक इफेक्ट को याद रख लेना है और दूसरा इफेक्ट जो है वो उसका ऑपोजिट चला देना है। ठीक है, अगर एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट हो रहे हैं तो डेफिनेटली डिक्रीज होने पर ऑपोजिट क्या, क्रेडिट होंगे। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ जी, पर्पस क्या है, रीजन क्या है, पहले वाले लेक्चर से रिलेट करने लगा हूँ। पहले हमने उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में इंक्रीज डिक्रीज को देखा था। ठीक है, हमने देखा कि यार ये चीजें हैं, अच्छा अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे इफेक्ट करती हैं, वो आ गया आपका। अब उसके बाद जब तक आप इनकी पोस्टिंग और इनकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, जब तक आप इनकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकोगे? नहीं। मैंने अभी स्टार्ट ये लेक्चर यहाँ से किया था कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का और उसकी बुक कीपिंग करने का, एंड फर्दर उसको देखने का कि वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी आर एबल टू फाइनली व्हेन वी आर एबल टू जो है वो वी विल इन अ पोजीशन टू डेवलप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर आपका ओनर जो है वो, आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, आपका ओनर जिसके आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, वो गाइस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता इस बात पर कि भाई एक ट्रांजैक्शन हुई थी और आप उसको जाकर कहते हैं सर मैं जो है ना वो एक ट्रांजैक्शन हुई थी और हमने जो है ना वो लैंड या बिल्डिंग परचेज की है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था जी कि एक पीस ऑफ पेपर पे कि आपकी बिल्डिंग डेबिट हो गई है और आपका जो है ना वो कैश क्रेडिट हो गया। वो आपको उठाकर पेपर आपके मुंह पे मारेगा और आपको कहेगा यार आज के बाद आप जो है वो काम पर भी नहीं आ रहे। ठीक है, ही हैज नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर इन जो है वो गेटिंग टू नो कि जी क्या चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है, नॉट एट ऑल। ठीक है, उसको किस चीज का कंसर्न है? उसको कंसर्न ये है मेरे बिजनेस के, मुझे बताओ इस महीने इस साल प्रॉफिट्स क्या हुए हैं, लॉसेस क्या हुए हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरे पास टोटल एसेट्स कितने, मेरे नेटवर्थ कितनी है मेरे बिजनेस की, मैंने कितने लोगों के पैसे देने हैं जो लाइबिलिटीज हैं, मैंने जितना पैसा तुम्हारे पास बिजनेस में जो है तो तुम्हें दिया काम करने के लिए, उसमें मुझे बताओ मेरी उसकी वर्थ क्या है। ओनर को इन 3-4-5 चीजों से कंसर्न है बस, ओनर को और किसी चीज से कंसर्न। ओनर कहता है परफॉर्मेंस मुझे बताओ, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है किस वजह से हुआ है मेरे से वो डिस्कस करो, मुझे ये ना बताओ कि डेबिट क्रेडिट क्या कर रहे हो। ठीक है, अब ये अकाउंटेंट के अपने होमवर्क के लिए है और उसकी अपनी बुक वर्क के लिए है कि भाई डेबिट और क्रेडिट देखो। अब जब तक वो डेबिट क्रेडिट नहीं देखेगा वो अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकता, वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोस्टिंग्स रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं कर सकता। जब आप आखिरी स्टेप नहीं कर सकेंगे, उस स्टेप को करने के लिए आपको इनिशियली फाउंडेशन बनाकर और स्टेप बाय स्टेप उधर तक जाना है, डायरेक्टली उस पर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये पर्पस है डबल एंट्री बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग होगी तो ही हमें इफेक्ट्स पता लगना शुरू होंगे। ओके जी, हैविंग सेड दैट जी, हम मैं आपको बता रहा था मुस्तफा कि इंक्रीज होने पर एसेट्स के वो डेबिट होंगे, आपने इसका ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो देख लेना है। लायबिलिटीज बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती हैं, वो इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती हैं। मैंने हमेशा एक चीज से याद रखा हुआ है इनको कि यार इंक्रीज से याद रख लो, दूसरा तो ऑपोजिट चल ही जाता है। एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर क्रेडिट। ठीक है जी, एसेट्स और एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स को एक जो है ना वो हेड पे ले जाओ, एक कैटेगरी में ले जाओ, एसेट्स एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स। ये जब भी इंक्रीज होंगी डेबिट होंगी बस। उसके बाद लायबिलिटीज, इनकम्स एंड ओनर्स इक्विटी,
विच इज कैपिटल, ये जब भी इंक्रीज होंगे ये क्रेडिट होंगे। तो आप इसका बना लो, आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा। मैं आपको, ये तो होगी डबल एंट्री की बात, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि आप लोगों की माशाल्लाह डबल एंट्री बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर इतनी अच्छी है तो हम एक दो चीजें जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा जरा बताएं कि डबल एंट्री जो है ना वो, अगर हम दो तीन सिंपल, मैं वो बहुत बेसिक, एक्सक्यूज मी, मैं वो बहुत बेसिक ट्रांजैक्शन पर नहीं जा रहा कि दी ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद इतना इतना कैश, ये आप सबको पता है कि वो जो है वो चीज़ें बड़ी आसान है और उसके लिए जो है ना वो आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है जी। अब हैविंग सेड दैट, हम जो है वो थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो कुछ ट्रांजैक्शन अच्छी सी हमें मिल जाएं, तो हम उसमें देखते हैं कि हम जो है वो उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मुझे कोई बच्चा, एक मैं ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैं एक सेकंड कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, ताकि वो यहाँ पे मैं ना दो तीन लिख देता हूँ। देयर यू गो, एक सेकंड है ना। जी ये सबको विजिबल है, आई एम श्योर ये सबको विजिबल होगा। ये दो तीन मैंने ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखी हैं जी, ठीक है। ओके जी, आपके पास देयर यू गो, मैंने ये जी इसको थोड़ा सा कर दिया है। ये तीन ट्रांजैक्शन मैंने लिखी हैं। हम लोग बड़े जो है ना वो डबल एंट्री पर मास्टर हैं, तो मुझे जरा ये तीन ट्रांजैक्शन सेपरेटली जरा करके दिखाएं, इनकी डबल एंट्री करके दें जी मुझे। हमारे ये तीनों करके देनी। टेक योर टाइम, आराम से इसको करो, इस पर टाइम लगाओ। सिर्फ ये बताना चाह रहा था और दिखाना चाह रहा था कि अगर आपको ये लगता था कि डबल एंट्री जो है वो बहुत आसान है और वो बड़ी आसान तरीके से पूछता है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो बड़ी उसकी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस है पेपर में पूछने के लिए। अब ये देखो 2 और 3 ट्रांजैक्शंस, ये एक पता चल रहा है कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, इवन के 1 भी। तो आप लोग मुझे जरा ये बताएं ना कि डबल एंट्री आपकी कितनी अच्छी है, मुझे जरा करके दिखाएं इस चीज को। अच्छा जी, अच्छा मुस्तफ़ा, मैं भूल गया कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ, एक सेकंड मुस्तफ़ा। बात ये है कि एक तो जो मैंने अभी आपको सिर्फ, मुझे आई एम नॉट जजिंग एनीवन ऑन दिस, ठीक है गाइस, बी वेरी क्लियर ऑन दिस। हम यहाँ पर बैठ रहे हैं चीज़ों को डिस्कस करके और इन अ वेरी लाइटर नोट एंड इन अ वेरी फ्रेंडली वे हम चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए आए हैं। दैट इज व्हाट माय पर्पस इज फॉर दिस सेशन, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं करने, या अगर आपने यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ बैक, तो प्लीज डोंट डू दैट। मैंने किसी को पीनलाइज नहीं करना, या हम यहाँ पे जज नहीं कर रहे कि कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है। मुझे फिर भी आंसर्स दो, तीनों करके आप तीनों आंसर्स दें मुझे कि आप लोगों को लगा क्या लगता है कि क्या ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ठीक है। तो मुझे तीनों करके दो, बेशक गलत करके दो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। टेक योर टाइम, अभी भी मैं 5 मिनट दे रहा हूँ हमजा, टेक योर टाइम। कोई उसमें जो है ना मुझे जल्दी में नहीं देना, एक एक करके नहीं दो, दोनों को मिला के दो मुझे, मतलब एक पूरी ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट दो मुझे, ठीक है। इसमें टेक योर टाइम, आराम से करो इसको।
डबल एंट्री पर प्रैक्टिस के लिए भी जो है ना वो थोड़ा सा हम इस पे टाइम में लगाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि डबल एंट्री की प्रैक्टिस और डबल एंट्री ठीक होगी तो आपकी अकाउंट्स में पोस्टिंग्स ठीक होंगी, ठीक है। और जब अकाउंट्स में पोस्टिंग्स ठीक होंगी तो फिर ही आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैलेंस होंगी। वरना आप लोग आकर यूजुअली यही रीज़न देते हो कि जी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हुई, उसमें यही होता है कि डबल एंट्री जो है ना वो आपने उसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर दी होती है, जिसकी वजह से जो है ना वो आपका थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी एक सेकंड मुझे देना, मैं ज़रा और मटीरियल भी देख लूँ तो उसका चलो एनीवेज छोड़ो। अच्छा जी क्या क्या आया है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी विद द फर्स्ट वन। मुझे पहले टेक्स्ट आया था जी। तो पहली ट्रांजैक्शन में मारी आपने कहा कि ड्राइंग्स डेबिट हो रही हैं, ठीक है। हमजा आपने भी कहा ड्राइंग्स डेबिट हो रही हैं, वो ठीक है। और क्रेडिट आपने हमजा इन्वेंट्री को किया है। उसके बाद डेबिट ड्राइंग्स, क्रेडिट बैंक और कैश, डेबिट मोटर व्हीकल, क्रेडिट बैंक, डेबिट रिसीवेबल्स। मारी ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, किस ट्रांजैक्शन को रिलेट कर रही हो। एक सबसे पहली चीज़, हम पहली ट्रांजैक्शन वन बाय वन करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, टुक गुड। अब वैसे मुझे आंसर अभी आप लोगों के रिसीव तो नहीं है ना। ये थर्ड ट्रांजैक्शन का किसने दिया मुझे? 990 मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मोटर व्हीकल का 12,000 एक मुझे मुस्तफा का नजर आया है कि मुस्तफा जो है वो 12,000 मोटर व्हीकल डेबिट हो रही है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो है वो दूसरा इफेक्ट मुस्तफा नहीं नजर आया मुझे, इसका एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया आपने। ओके 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 ओके। और तीसरे का क्या किया आपने? ठीक है। अब आप लोगों को सिर्फ ये बताना था और ये समझाना था कि ट्रांजैक्शन जो है ना ये सिंपल डबल एंट्री है। और आपको मैं बताऊं, ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसने आपसे जो है ना वो ये पूछा हुआ है कि मुझे आप ये बता दें जी सिंपल। और उसने ये कहा है कि मुझे इसकी जर्नल एंट्रीज कर दें, ठीक है। मैंने अभी जर्नल की तरफ तो नहीं गया डेफिनेटली, मैंने आपको बुक्स का नहीं बताया, बट जर्नल्स में डबल एंट्री हो रही होती है। और डबल एंट्री का तरीका डेबिट क्रेडिट का मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको जर्नल कराऊंगा। अच्छा, बुक्स पर भी मैं एक आध दिन में इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर दूंगा। ऑलराइट जी, तो ये आपका ये वाली जो ट्रांजैक्शन थी ना, इस पे तो बहुत मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज में जो आ रहा था ना। इतनी आसान ट्रांजैक्शन नहीं थी एक चीज़, ठीक है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही थी क्योंकि इसका क्रेडिट वाला जो इफेक्ट है ना वो आपको तंग कर रहा था, ठीक है। बट बात फिर वही आ जाती है कि डबल एंट्री में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको इस इतनी लेवल की डिफिकल्टी तो उसको पूछनी चाहिए। आई एम अप फॉर दैट एज वेल कि आपको इतने लेवल की डिफिकल्टी वो पूछे। अब हैविंग सेड दैट, अगर आप अपने आंसर्स अब देख लीजिएगा, ठीक है। और आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों में से अगर तीनों ने मेरे से आंसर्स उस तरह नहीं शेयर किए, थर्ड का भी नहीं शेयर किया, विच मींस कि आप लोगों के वो गलत होंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लो। टुक गुड्स आउट ऑफ, सबसे पहली चीज तो ट्रांजैक्शन को देखकर आइडेंटिफाई करते होते हैं कि जी आपका कौन सा वाला अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। ये बात मैंने बहुत दफा पहले भी बताई है, मैंने बार बार ये बात जो है वो हर लेवल पर रिपीट की हुई है कि ट्रांजैक्शन को बेटा क्रैक करने का जो तरीका है ना, वो सबसे पहले होता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो आपके इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। कौन कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट्स आपके इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहली चीज तो गुड्स, देखो टुक गुड्स कॉस्टिंग दिस। सबसे पहले तो वो बात कर रहा है गुड्स की। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी मैं एंट्री नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं पहले वाले के। वो कहता है जी गुड्स, बात हुई गुड्स की। गुड्स का आपको पता है इन्वेंट्री, स्टॉक्स, जो हम हेड ऑफ अकाउंट यूज करते हैं वो हम स्टॉक्स यूज करते हैं या हम इन्वेंट्री यूज करते हैं। क्यों करते हैं गुड्स, क्यों नहीं यूज करते, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है क्लासेस में। अब मैं अगर मुझे कहेंगे तो मैं आपको इसकी भी डिटेल दे दूंगा, ठीक है। और उसमें बेसिकली ये है कि आपका गुड्स का जो नाम है ना, वो गुड्स ये नहीं पता चलता कि सेल हो रही है कि परचेज हो रही है, एक चीज। उसके लिए सेपरेट आप अकाउंट यूज करते हैं परचेजेस एंड सेल्स का। लेकिन अगर आप जनरली बात करेंगे तो वो रिलेटेड होता है स्टॉक्स के और इन्वेंट्री के, कि हमारे पास जो है वो गुड्स क्या सेल हो रहे हैं तो बिक रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है कि आपने कहा पर्सनल यूज के लिए। अब जो पर्सनल यूज वाला अकाउंट है वो हमेशा आपको पता है कि पर्सनल यूज के लिए वो कोई भी चीज बिजनेस में से निकालेगा ना जिसका नाम आ जाएगा पर्सनल, तो वो पर्टिकुलर एसेट तो कम हो जाएगा। देखो मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की, ओनर की नहीं, ठीक है। आई रिपीट अगेन, वी बी डूइंग अकाउंट, वी अकाउंटेंट्स ऑफ द बिजनेस, वी आर अकाउंटेबल टू द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस टू द ओनर आपका, लेकिन हम अकाउंटिंग ओनर की नहीं कर रहे। अच्छा जी,
तो ओनर पर्सनल यूज के लिए जो मर्जी लेकर जाए, जो भी हमने उसको ड्राइंग्स में क्लासिफाई कर देना कि यार ये ले गया, पैसे ले गया, गाड़ी ले गया, कोई भी चीज ले गया, वो अपनी जो है उसके लिए शेयर्स उसने जो भी चीज है वो आप उसको ड्राइंग्स में क्लासिफाई करते हैं। सिंपल एज दैट। एक अकाउंट है ड्राइंग्स, वो जो मर्जी ले। अब जो वो लेकर चला गया वो तो चला गया ड्राइंग्स में, ठीक है। अब दूसरा जो इफेक्ट उसका है ना, वो ध्यान से देख लिया करो कि क्या चीज बिजनेस में से निकाल के लेके जा रहा है। बस प्लीज, क्या चीज बिजनेस में निकाल के लेके जा रहा है। अगर बिजनेस में से गाड़ी निकाल के लेके जा रहा है तो मैं क्या क्रेडिट करूंगा? गाड़ी। क्यों? क्योंकि गाड़ी बिजनेस का एसेट था, वो एसेट अब कम हो गया है। अगर कम हो गया है तो वो क्रेडिट होगा। तो सिमिलरली आपकी ड्रॉइंग्स देखो इंक्रीज हो रही हैं। ओनर अगर अपने लिए कोई चीज लेकर जा रहा है तो ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रही हैं। तो ड्रॉइंग्स जब भी इंक्रीज होती हैं तो क्या होता है? ड्रॉइंग्स जब इंक्रीज होती हैं तो हम उसे कहते हैं जी कि वो डेबिट हो जाती हैं। दूसरी तरफ से गुड्स, आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपकी बिजनेस में से, अब गुड्स अगर वो ले गया, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं छोटी सी बात करता हूँ, मतलब अगर हम कोई, मतलब हमारी बिल्डिंग है जो कि फ्लोर मिल है, ठीक है, हमारी कोई बिजनेस हमारा फ्लोर मिल का है, ठीक है। उसमें हम जो है वो आटा वगैरह सारी चीजें वो बना रहे हैं, वो अपने घर के लिए, जो आजकल पैंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है, और वो ओनर बेचारा जो है ना, वो उसके पास जो है वो खाने को नहीं है, तो ओनर जो है ना वो आकर कुछ आटे की जो आपके वो सैक्स होते हैं, ठीक है जी, वो आटे की बोरियां उठाकर जो है ना वो घर ले गया, ठीक है। उसने ट्रक लगवाया और उसने जो है ना वो घर में, जी मेरे रोटी बनाने के लिए जो है ना आटा नहीं है। अब वो आटा नहीं है, वो बिजनेस के लिए, वो फ्लोर जो है और वो उसका सारा जो सैक्स होंगे, उसकी इन्वेंट्री जो पड़ी होगी वो कम हो जाएगा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। बिजनेस की तो गोडाउन से वो चला गया ना, तो बिजनेस के लिए वो कम हो जाएगा। तो बिजनेस के लिए जब वो कम होगा, इन्वेंट्री क्या है? एसेट है। सबसे पहले क्लासिफाई यही करना होता है कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। ड्रॉइंग्स का तो ड्रॉइंग्स अकाउंट आपको पता ही है। अब इन्वेंट्री एक एसेट अकाउंट है और एसेट कम हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे। डबल एंट्री कंप्लीट। ड्रॉइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि उसने, गाइस इसमें बच्चों की यूजुअल मिस्टेक बताने लगा हूं जो आपने नहीं करनी। लोग इसको पर्सनल यूज को कैपिटल से क्रेडिट कर देते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि शायद आप लोगों में से किसी ने ये सोचा होगा इनिशियली कि यार अगर वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है और वो ओनर है, ओनर लेके जा रहा है, तो कैपिटल को आप क्रेडिट कर देते हो। डोंट डू दैट। ये कॉन्सेप्ट की मिस्टेक है। प्लीज डोंट, इसको ना कीजिएगा। एग्जामिनर बड़े गंदे तरीके से इसको पेनलाइज करेगा। आपने पर्सनल यूज के लिए जो चीज निकाली है वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखो। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखो कि बिजनेस में वो चीज कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। कैपिटल तो बिजनेस, कैपिटल तो ओनर का होता है, वो तब ज्यादा होता है जब ओनर इन्वेस्टमेंट करता है इनटू द बिजनेस। जब ओनर पैसा लगाता है इनटू द बिजनेस तो वो कैपिटल इंक्रीज करता है, और कोई चीज कैपिटल नहीं इंक्रीज करती। आपने अगर गुड्स को निकाल लिया है बिजनेस में से तो उसमें कैपिटल नहीं ले जाना। पर्सनल यूज को कभी भी ओनर की इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज नहीं करना। पर्सनल यूज को नेवर कंफ्यूज दिस और मिसअंडरस्टैंड दिस विद ओनर्स इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। ओनर की इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस नहीं है ये ओनर्स इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके जी, आगे चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड ट्रांजैक्शन व्हिच इज purchased motor vehicle for 12,000 rupees and dollars for business use. Okay, fair enough. Using a check drawn on personal bank account. जी, अब इसमें जो है वो थोड़ी सी चीज जो है वो देखने वाली है और रीजनिंग बड़ी पड़ेगी कि बिजनेस के पर्सनल बैंक अकाउंट से तो नहीं कर रहा पेमेंट। अब अगर वो बिजनेस के बैंक अकाउंट से नहीं कर रहा तो गाइस फिर उसको क्या करेंगे हम? फिर भी हम उसको जो है वो, अब आप मुझे खुद ही रीजनिंग करके बताएंगे। अगर अब ये उस बंदे के ऑन हर पर्सनल बैंक अकाउंट, अगर पर्सनल बैंक अकाउंट से अगर वो कर रहा है तो मैं यहाँ पे नंबर 2 जो है वो लिख रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो आपकी मोटर व्हीकल क्या है, अकाउंट्स आपको देखने पड़ेंगे। मोटर व्हीकल आपका एक एसेट अकाउंट है, ठीक है जी। मोटर व्हीकल को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि इट्स एन एसेट अकाउंट और वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। उसके अगेंस्ट जो है वो आप उसको क्रेडिट कर दें। सॉरी, परचेज किया, आई एम वेरी सॉरी, हमने परचेज किया, ये मैं इसको, ये वाला गलत हो गया जी। हमने उसको परचेज किया है, मुझे जरा ऊपर लेके जाने दो इसको। मैं नया बोर्ड खोलूंगा, एक सेकंड जी। या तो नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं जी, हमने परचेज की है मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल बीइंग आर एसेट अकाउंट, तो एसेट जब आपका इंक्रीज होता है तो आप उसमें क्या करते हो कि डेबिट कर देते हो, ठीक है जी, विद अमाउंट जो कि आपकी 12,000 है। मुझे इसका कोई क्रेडिट इफेक्ट बताइए जी जल्दी से।
जो भी आपको समझ आ रही है मुझे इसका क्रेडिट इफेक्ट बताएं। ये आपके सामने ट्रांजैक्शन मैंने दोबारा सॉरी ये वाला था जी। मुस्तफा कह रहा है जी कि एक्सपेंसेस पर्सनल बैंक अकाउंट से, मुस्तफा कह रहे हैं जी एक्सपेंसेस। एनीवन एल्स जी? व्हाट अबाउट यू? हमजा बताओ, मारिया आप बताओ। लायबिलिटी, हर नेम क्रेडिट। मुस्तफा हमजा हर नेम क्रेडिट का क्या मतलब है? क्या स्टूपिड सी बात कर रहे हो? अच्छा जी मारिया, लायबिलिटी आधा आधा करेक्ट, आधा नहीं एक्सेप्ट करूंगा। उसका रीजन क्या है? देख लो जरा, समझना इस बात को गाइस। अगर वो अपने, अगर एक ओनर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहा है, यार मुझे उसके पर्सनल बैंक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। समझना जरा प्लीज बात मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखना ना। मुझे ये बताओ कि बिजनेस पे ओनर ने अगर चेक अपने बैंक अकाउंट से दिया तो बिजनेस में वो पैसा आया कि गया? सिंपल मुझे ये आंसर करें कि बिजनेस में वो ओनर पैसा लगा रहा है कि उधर से पैसा निकाल रहा है। चाहे वो अपने बैंक से अपने बैंक के नाम से पेमेंट कर रहा हो, लगा रहा है। एक्सीलेंट मुस्तफा। चाहे वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से चेक लिखकर दे रहा हो, लेकिन बिजनेस में क्या हो रहा है? बिजनेस में वो पैसे आ रहे हैं तो हमने मोटर व्हीकल परचेज किया ना। तो आपके लिए जो ओनर की इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस होता है उसको क्या कहते हैं? ओनर्स इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड मुस्तफा, ओनर की इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस इट्स कॉल्ड कैपिटल। जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है, यस मुस्तफा, उसको कैपिटल कहते हैं। तो गाइस यहां पे मोटर व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ओनर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। समझ आई मेरी बात की? ये डबल एंट्री है। मेरी बात की सबको समझ आई है? किसी को ना समझ आई हो प्लीज बताएं मुझे। आई वोंट मूव ऑन अनलेस एंड अंटिल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। मुझे सारे जो है वो ये लिखकर बताएं कि सबको समझ आया कि नहीं। मारिया, हमजा, प्लीज डू एक्सप्लेन वन मोर टाइम। श्योर। देखो हमजा, मैंने बात की, मैं ट्रांजैक्शन दोबारा पढ़ा रहा हूं। ट्रांजैक्शन को एक दफा दोबारा पढ़िए। परचेज अ मोटर व्हीकल 12,000 for business use using a check drawn on her personal bank account। अपने देखो हमजा, आपका एक बिजनेस है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन। आपका एक बिजनेस है जो आप रन कर रहे हो, आप ओनर हो। आपने बिजनेस में एक गाड़ी की जरूरत थी, आपने बिजनेस में गाड़ी की डिलीवरी व्हीकल आपको चाहिए थी। आपने कहा कि यार मैं आपको गाड़ी परचेज कर दूं, बिजनेस में इतने पैसे नहीं थे, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। आपने क्या कहा? आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। हमजा सुनिएगा, आपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से चेक लिख दिया। आपने कहा गाड़ी की पेमेंट है, 10 लाख की गाड़ी है, गाड़ी लो जाकर, ये मेरे बैंक अकाउंट से पैसे ले, गाड़ी ले लो जाकर। गाड़ी यूज हो रही है बिजनेस में। मुझे बताओ बिजनेस में तुमने गाड़ी की फॉर्म में पैसा लगाया? यस और नो? यस। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की है? यस और नो? यस। ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस किया तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? ओनर्स इक्विटी या कैपिटल? थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली exactly। अब आप उसको फिर क्रेडिट क्या करेंगे? कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया इनटू द बिजनेस। अब ये बिजनेस आपकी गाड़ी आपको ओ करता है, विच इज इनडायरेक्टली अ लायबिलिटी, जैसा कि वो मारिया बता रही थी। ठीक है, तो विच इज इनडायरेक्टली अ लायबिलिटी। ठीक हो गया? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए आइडेंटिफाई करना। मारिया आपको समझ आया? परफेक्ट। तीसरी ट्रांजैक्शन पे होगा इसको तीसरी को फिर रैप अप करते हैं। मुझे ये बताएं जी, तीसरी ट्रांजैक्शन मुझे करके दिखाएं। रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम वैली मशीन्स फॉर $990। दिस इंक्लूड्स 865 फॉर अ न्यू मशीन एंड द बैलेंस वाज फॉर रिपेयर्स टू एग्जिस्टिंग मशीन। जी, ये डबल एंट्री है जो आपको उसने एग्जाम में दी है। करें इसको। मुझे बताएं डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है? स्क्रोल अप। ओके।
आप नजर आ रहा है प्लीज? ओके, पहली बात तो मुझे जरा सिनेरियो समझाओ कि ये हो क्या रहा है। हमें एक इनवॉइस रिसीव होती है, ठीक है, एक कंपनी है जी जिसका नाम है वैली मशीन्स, ठीक है जी। वो वैली मशीन्स वालों ने हमें एक डॉक्यूमेंट भेज दिया जी इन द फॉर्म ऑफ एन इनवॉइस। एग्जैक्टली मुस्तफा, यही समझाने लगा हूं। मुस्तफा सिनेरियो समझा रहा हूं, जरा समझना, ठीक है। एक दफा दोबारा रीड करो, मैं साथ पढ़ता हूं आपके, फिर उसको समझो। रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम वैली मशीन, किसी ने हमें कुछ भेजा है। सबसे पहली बात तो ये, अब किसी ने अगर हमें कुछ भेजा है और वो हमारे से मुस्तफा पैसे मांग रहा है, इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि हमने इस कंपनी से कुछ खरीदा है। देखो, मैं भी आपके साथ ही ट्रांजैक्शन को पढ़ रहा हूं और उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। रिसीव्ड एन इनवॉइस, मुझे उसने बिल भेज दिया। इनवॉइस का मतलब है बिल। उसने मुझे बिल भेजा है कि भाई इस मशीन के पैसे दे दो। इसका मतलब क्या है कि मैंने मशीन परचेज की हुई है। ओके, मैं कहता हूं कि जी मुझे इनवॉइस कितने की पड़ी है, 990 की। अच्छा, अब इसमें अब ये 990 की वो आपको डिवीजन बता रहा है, वो उसकी बाइफर्केशन बता रहा है कि वो क्या हुआ, उसको ब्रेक डाउन किया उसने कहा जी इसमें से दो एक्सपेंसेस हैं, दो चीजें हैं जो कि कॉस्ट से रिलेटेड है। एक, आपने जो नई मशीन खरीदी है उसके पैसे हैं 865, और आपने एक पुरानी मशीन को मेरे से ठीक करवाया है, उसको मेरे से आपने ठीक करवाया है, उसको रिपेयर करवाया है, और उसकी रिपेयर के पैसे हैं जो रिमेनिंग अमाउंट है। अब आ जाए टूवर्ड्स डबल एंट्री। डबल एंट्री इसकी क्या होगी गाइस? आपने सबसे पहले जब रिसीव किया है इनवॉइस, तो इसका मतलब यह है कि वो इनवॉइस का मतलब ये हो कि आपके लिए वो पेएबल है, लायबिलिटी है। पहली बात तो मुझे यहां तक क्लियर करें, मैंने उसका क्रेडिट इफेक्ट सिर्फ आपसे डिस्कस किया अभी। अगर इनवॉइस रिसीव हुई, दिस मींस कि आपने उसको पैसे देने हैं, तो इज दैट अ लायबिलिटी? डेबिट न्यू मशीन, क्रेडिट बैंक एंड कैश। आपने पैसे तो दिए ही नहीं मारिया। डेबिट रिपेयर्स एंड क्रेडिट, मारिया पैसे कहां पे दिए अभी आपने मुझे ये बताया? उसने कहीं पे कहा कि पेमेंट हुई है? कहीं में ट्रांजैक्शन में वर्ड आया हो पेड, या कहीं पे ट्रांजैक्शन में वर्ड आया हो कैश? मारिया एग्जैक्टली। आप समझ आइए कि आप देखो मिस्टेक क्या कर रहे हो। आपने क्या करना था, आपने क्रेडिट कर देना था बैंक या कैश को, उसने क्या करना था एग्जामिनर ने, सीधा क्रॉस। ठीक है, आपको उसने, देखो मैंने आपको बार बार ये पर्पस है डबल एंट्री की रिवीजन और सारी चीजें कराने का। एक चीज मैं यहां पर लिखने लगा हूं, इसको अपनी आंखों में, अपने दिमाग में, और अपने जो है ना वो जहां पे भी आप इसको संभाल सकते हैं ना, जिस ट्रांजैक्शन में वर्ड आ जाए पेड या कैश, उस ट्रांजैक्शन में आंखें बंद करके जो चीज आ रही है या जा रही है कैश में, उसमें कैश ही यूज होगा, या बैंक, ठीक है, जो भी अगर चेक से हो रहा है तो। पेड, कैश या बैंक में आपके पास जो वर्ड आएगा, तो फिर आपने पेएबल, फिर लायबिलिटी नहीं आएगी गाइस, आई रिपीट, फिर लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो प्लीज बी केयरफुल, फिर आपको वो लायबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा होता है। फिर आपको पे, उसने कहा यार मुझे एक बंदे ने बिल भेजा है भाई, मैंने भी उसको पेमेंट नहीं की, मैंने कहीं से नहीं ये बताया ट्रांजैक्शन में कि आई पेड फॉर दैट बिल। मुझे उसने बिल भिजवा दिया कि सर ये आपका बिल है, आपने मेरे से मशीन खरीदी नहीं, पुरानी को रिपेयर करवाया, ये मैंने आपको बिल भिजवा दिया है, पेमेंट कर दीजिएगा। अब वो जितना भी क्रेडिट पीरियड है उसके हिसाब से मुझे पेमेंट, मैंने जितना भी डेज बाय किए मैं उसके बाद पेमेंट करूंगा। हैविंग सेड दैट, आप नई मशीन को, न्यू मशीन जो आपने परचेज किया है, वो आपने मारिया ठीक बताया कि न्यू मशीन आप डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मशीन एसेट है, वो इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो जाएगी। विद व्हाट अमाउंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उसने कहा जी न्यू मशीन की अमाउंट उसने आपको बता दिया 865, आप डेबिट करेंगे जी विद $865। यहां तक सबको क्लियर होगी बात। उसके बाद उसने आपको कहा कि मैंने पुरानी मशीन को रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, याद रख लें, वर्ड भी याद रख लिया करें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जहां पे वर्ड आएगा वो हमेशा एक्सपेंस होगा, ठीक है, वो हमेशा एक्सपेंस होगा।
आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने की आ रही है जी? 900 का टोटल बनता था, नहीं 990 का टोटल बनता है। 990 में से 865 माइनस कर दें तो 100 एंड एग्जैक्टली 25 का आपके पास जो है वो डेबिट। ये भी इंक्रीज हो रहा है, रिपेयर्स एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। $125 का रिपेयर भी आपका एक्सपेंस डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा जी? क्रेडिट आपका होगा पेबल, जो मारिया ने कहा जैसे पेबल, लेकिन उसमें याद रख लो एक और बात यहां पे लिखने लगा हूं, जब भी आपकी कंपनी का नाम बता दे ट्रांजैक्शन में तो फिर पेबल नहीं लिखना, फिर कंपनी का नाम लिखना है एज अ लाइबिलिटी। यहां पे दूसरी चीज, व्हेनेवर कंपनी का नाम बता दे तो आंखें बंद करके उस कंपनी का नाम एज अ लाइबिलिटी में लिखिएगा। वैले, जो वैले मशीन लिमिटेड या कंपनी का नाम, $990 टोटल। इसको देखो, दोनों को ऐड करके इसके इक्वल आता है। Every debit entry should have equal and opposite credit entry. This is what the rule of double entry states.